हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग 1500 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करने का टारगेट रखा गया है। जिसमें से कुछ प्रश्न हो चुके हैं और कुछ प्रश्न कंटिन्यू चल रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आयोग की विभिन्न एग्जाम की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सारे बैक ईयर को इसमें कवर किया गया, प्लस अन्य स्टेट के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया गया है, ए देहरादून, ऑप्शन दिया गया है बी पौड़ी, ऑप्शन दिया गया है सी हरिद्वार और ऑप्शन डी दिया गया है डी नैनीताल। तो पूछ रहा किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। बताइए 2011 के अनुसार तो जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है वो हमारी हरिद्वार की। ऑप्शन क्या है, सी इसका सही है। कौन सा आंसर सही है, सी इसका आंसर सही है। अगर यही किसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं कि अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या कहाँ की, तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो हमारी रुद्रप्रयाग की है। कितनी है, रुद्रप्रयाग की। कुल जनसंख्या की लगभग 2,40,000 है, सॉरी 2,40,000 कुल जनसंख्या की है। किसकी, रुद्रप्रयाग की। नहीं, 2.40% है टोटल जनसंख्या की। और हरिद्वार की कितनी है, ये प्रतिशत वाइज अगर देखा जाए तो लगभग 18.70% है, 70% है किसकी, हरिद्वार की। रुद्रप्रयाग की कितनी है, 2.40%, 40% है। तो सबसे अधिक हरिद्वार, सबसे कम रुद्रप्रयाग। बहुत पूछा जाने वाला उत्तराखंड के एग्जाम का एक और प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल को छूता है। बताइए उत्तराखंड को। ऑप्शन दिया गया है पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन दिया गया है बी उत्तरकाशी, ऑप्शन दिया गया है सी चमोली और ऑप्शन दिया गया है डी पिथौरागढ़। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो कौन सा करता है, पिथौरागढ़। ये देखिए, ये मैप भी यहां इसलिए इंक्लूड कर दिया गया है। पिथौरागढ़ है नेपाल को स्पर्श करने वाला, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीन जिले जो है हमारे नेपाल को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। ये कौन सा है, ये हमारा चंपावत है और ये क्या है, ऊधम सिंह नगर। ये तीन जिले जो है हमारे किसको स्पर्श करते हैं, नेपाल की सीमा को। तो इसमें कौन सा है, पिथौरागढ़। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है। जो भी हमने बैक ईयर अभी तक हमारी टीम ने बनाया उसमें लगभग यहां से कोई ना कोई प्रश्न आया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए फिजिकल में कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, नेपाल को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है और हमारा चीन को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश को कितने जिले स्पर्श करते हैं या हिमाचल प्रदेश को कितने जिले स्पर्श करते हैं। इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहां से तो प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। लगभग ये पूछे भी जाते हैं, फिजिकल में यही सारे प्रश्न आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, अगर पूछा जाए चीन को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तरकाशी और हमारा है चमोली और पिथौरागढ़। कौन सा, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये तीन जिले जो हैं हमारे किसको स्पर्श करते हैं, चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेपाल को स्पर्श करते हैं पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। ये तीन जिले इसको स्पर्श करते हैं, तीन उसको करते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ जो है ये दोनों को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिए, पिथौरागढ़ जिला जो है हमारा वो चीन को भी स्पर्श करता है और नेपाल को भी करता है। लेकिन यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक सीमा किसको स्पर्श करता है। तो पिथौरागढ़ सर्वाधिक सीमा जो है साझा करता है नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है। बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं जौनसारी, ऑप्शन बी दिया गया है भूटिया, ऑप्शन सी दिया गया हमारा चमोली और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा
थारू। तो बताइए किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है ऑप्शन ए जौनसारी की। किसकी है? जौनसारी की। ये कहाँ पाई जाती है? इसका मैक्सिमम जो है केंद्रीकरण वो देहरादून के पास है। देहरादून में कौन कौन सी ब्लॉक हैं इसके? एक तो चक्राता है और दूसरा हमारा कालसी है। ये दो स्थान है देहरादून में, एक चक्राता और दूसरा कालसी और चक्राता। ये दो स्थान जो है हमारे स्थित है, विकास खंड है जहां पर सबसे ज्यादा जौनसारी जनसंख्या पाई जाती है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना कब बना? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया 1995 में, ऑप्शन बी दिया गया 1996 में, ऑप्शन सी दिया गया 1997 में और ऑप्शन डी दिया गया 1998 में। तो भारत WTO का विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? बताइए। ऑप्शन ए है 1995, बी 96। तो भारत जो है WTO का जो सदस्य बना 1995। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन? ऑप्शन ए। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन गेटे की वजह से हुआ था। ठीक है, गेटे क्या है? ये हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गेट की वजह से हुआ था। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ ऑन ट्रेड, इसकी वजह से हुआ था। किसकी? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड की वजह से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1947 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1947 में WTO की। और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ये भी मेंशन कर लीजिए। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। किसका? WTO का। और इसके लिए एक बहुत बड़ी दौर की वार्ता चली थी। कौन सी वार्ता चली थी? उरुग्वे दौर की वार्ता। कब से कब चली थी? ये चली थी हमारी उरुग्वे दौर की जो वार्ता है वो 1986 से 94 तक। कब? 1986 से 94 चली थी हमारी उरुग्वे दौर की वार्ता, जिसमें जो है ये हमारा WTO का जन्म होता है। इस वार्ता के बाद कब होता है? 1995। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कि WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा में। कहां? जिनेवा। जिनेवा कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अव्यवस्थित है? ऑप्शन ए दिया है रूपकुंड, ऑप्शन बी दिया गया है हेमकुंड, ऑप्शन सी दिया गया है ताराकुंड और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा ब्रह्मा कुंड। बताइए। पूछ रहा प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है हमारा हेमकुंड। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां पर है? हेमकुंड। हेमकुंड स्थित कहां है? बद्रीनाथ के पास। कहां पर स्थित है? बद्रीनाथ के पास हेमकुंड स्थित है। और बद्रीनाथ कहां स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है हमारा चमोली जिले में। कहां स्थित है? चमोली जिले में बद्रीनाथ स्थित है। हेमकुंड में किया था। मान्यता क्या है? यहाँ पर 10वें गुरु जो थे हमारे, कौन से थे 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने पिछले जन्म में यहाँ पर तपस्या की थी, ये मान्यता है। इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का बना हुआ है। कहाँ पे? ऑप्शन बी। किस जगह पर है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली जिले में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया उत्तरकाशी, ऑप्शन बी दिया गया है चंपावत, ऑप्शन सी दिया गया है रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी दिया गया है बागेश्वर। किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? तो हमारे किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? रुद्रप्रयाग की। किसकी है? रुद्रप्रयाग की। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसकी है? रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए सर्वाधिक कम जनघनत्व किसका है, तो उत्तरकाशी का सर्वाधिक कम जनघनत्व है। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक कम जनघनत्व की अगर बात करें तो जनघनत्व कहाँ है सबसे कम? उत्तरकाशी में। कितना है? उत्तरकाशी में 41 है। कितना है? 41 है।
उत्तरकाशी भी अभी बहुत पूछा जाता है, इस फैक्ट को भी रख लीजिए, याद कर लीजिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है हमारा नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी है हमारा समुद्रगुप्त, और ऑप्शन सी है हमारा हर्ष, और ऑप्शन डी है हमारा पुलकेशियन द्वितीय। तो पूछ रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। इस काल में मंडप जो है हमारे दो टाइप से निर्मित हुए थे, एक हमारा ये रथ मंदिर थे और दूसरे हमारे कौन से थे, मामल्लम शैली के मंदिर। ठीक है, एक एकेश्वरवाद पे थे और एक हमारे एक एनाश्मक मंदिर, एक एनाश्मक मंदिर कहलाते थे और एक हमारे कहलाते थे मामल्लम। एनाश्मक और मामल्लम, ये दो हमारी शैलियां डेवलप हुई थी। एनाश्मक वाले जो मंदिर थे वो हमारे रथ मंदिर कहलाते थे। क्या कहलाए? रथ मंदिर कहलाए। इनमें कौन कौन से मंदिर आते हैं? इसमें मेनली आते हैं भीम का रथ मंदिर, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, धर्मराज, ये सारे मंदिर इसमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन बी दिया गया वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, ऑप्शन सी दिया भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, ऑप्शन डी दिया गया केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। दक्षिणी गंगोत्री जो है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? भारत का जो पहला दक्षिण गंगोत्री कार्यक्रम गंगोत्री है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिक में शोध केंद्र। भारत से पहली बार कौन सा व्यक्ति अंटार्कटिका पर पहुंचा था और कब पहुंचा था? तो ये पहुंचे थे हमारे रामचरण। कब पहुंचे थे? 1960 में। रामचरण कब पहुंचे थे? 1960 में। 1960 में ये वहां पर पहुंचे थे। और अंटार्कटिका की अन्य विशेषताएं देख लेते हैं, इसके फैक्ट। तो अंटार्कटिका को हम क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ये पूर्णतया दक्षिण में स्थित महाद्वीप है और ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। कौन किस नंबर का है अंटार्कटिका? ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। कौन? अंटार्कटिका। किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे। ये 1987 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की भी स्थापना यहाँ की गई। कब? 1987 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की भी यहाँ पर स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनेज पेट्रोल उत्पाद किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है आसाम, ऑप्शन बी दिया गया है मुंबई हाई, और ऑप्शन सी दिया गया अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया गया है गुजरात। तो पूछ रहा लूनोज पेट्रोल उत्पाद क्षेत्र हमारा कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्या है? गुजरात में। और आसाम क्या सबसे पहले तेल का पता इंडिया में यहीं लगा था, ये भी पहले पूछा जा चुका। मुंबई हाई क्या है? यहां से सब भारत का लगभग 60% तेल का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है, आपूर्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में संगम क्या था? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया तमिल कवियों का संघ या मंडल, ऑप्शन बी दिया गया तमिल राजाओं के दरबारी कवि, ऑप्शन सी दिया गया है तमिल बस्ती, ऑप्शन डी दिया गया महापाषाण कब्रें। तो पूछ रहा संगम क्या था? संगम जो था ये हमारा क्या था? तमिल का राजाओं, तमिल कवियों का संघ या मंडल था। क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल था। क्या नाम था इसका? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तमिल कवियों का जो संघ या मंडल था इसको क्या कहते थे? संगम कहते थे। कितने संगम हुए? फैक्ट पे चर्चा करते हैं। 3 संगम हुए। कौन कौन से? किस राज्य में हुए? तीनों जो संगम हुए हैं वो पांड्य राज के शासकों के संरक्षण में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? पांड्य राज्य में। ठीक है, उन्हीं के संरक्षण में हुए हैं, तो तीनों वहां पर हुए हैं। और यहाँ किसके विषय में जानकारी मिलती है? दक्षिण के 3 राज्यों के विषय में। चोल, चेर और पांड्य
राज्य के विषय में जानकारी यहाँ से मिलती है। किसके? संगम साहित्य से। प्रथम संगम कब हुआ था? हमारा प्रथम संगम जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था, मथुरा में, ठीक है, मदुरई में हुआ था, मथुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्ष किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। किसने की थी? अगस्त ऋषि ने प्रथम संगम की। दूसरा संगम कहां पर हुआ था? दूसरा संगम हमारा कपाटपुरम में हुआ था। कहां हुआ था? कपाटपुरम में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तोलपिप्यर ने। और इसकी जो संरक्षक अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? अगस्त ऋषि। तीसरा संगम जो हुआ था वो कहां हुआ था? वो हुआ था हमारा उत्तरी मथुरा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीर ने। किसने की थी? नक्कीर ने। 3 संगम हुए थे। इन तीनों संगम को प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये उनके बैकग्राउंड का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ए। यहाँ पर साहित्य रचा गया था, ठीक है, तमिल जो कवियों का संघ था, यहाँ पर 3 संगम में 3 साहित्य भी रचे गए थे, ठीक है, जिन जो 8वीं सदी के आसपास के हैं, इनका वर्णन हमें मिलता है चोलचेल और पांडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए दिया गया है कनिष्क, ऑप्शन बी दिया गया है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी दिया गया है अशोक और ऑप्शन डी दिया गया है फाहियान। तो देखिए, भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग प्रारंभ किया था वो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सिल्क मार्ग क्या है? ये चीन के व्यापारी जिस मार्ग से यूरोपीय व्यापारी के साथ व्यापार करते थे वो हमारा सिल्क रोड कहलाता था, ठीक है। चीनी व्यापारी इस रास्ते से जाया करते थे। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी, 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी? एक तो हमारी पुरुषपुर थी और एक मथुरा थी। पुरुषपुर प्रेजेंट टाइम में पेशावर में है, पुरुषपुर, और दूसरी हमारी मथुरा थी। पुरुषपुर और दूसरी मथुरा थी, ठीक है। पुरुषपुर जो है ये इसी को पेशावर के पास है ये, और ये मथुरा थी। मथुरा जो है यूपी में स्थित है, जो वो यहाँ की राजधानी थी। मथुरा और पुरुषपुर जो पेशावर के पास है, कनिष्क की। कब बने थे राजा? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में ये राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य ने, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य ने, ऑप्शन सी चंदेल राजाओं ने और ऑप्शन डी गुप्त राजाओं ने। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? तो ऑप्शन सी चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। यह खजुराहो मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो मंदिर जो हमारे स्थित है वो कहां पर है? छतरपुर जिले एमपी में। कहां पर स्थित है? छतरपुर जिले एमपी में। ये भी पूछा गया है, छतरपुर जिले एमपी में ये स्थित है। कौन से? खजुराहो मंदिर। यहाँ पे देखने लायक मेन चीज क्या है? यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, चौसठ योगिनी मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ पे जो मंदिर बने वो चबूतरे पे बनाए गए हैं, ठीक है, वो चबूतरे पर यहाँ के मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कार्य प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी दिया गया है फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए, जिस प्रथम सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और फारसियों में इनका अनुवाद करवाया, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अन्य भी इन्होंने स्थापना भी की थी, जैसे अनुवाद विभाग की स्थापना की, दारुल सफा नाम की इन्होंने खैराती अस्पताल भी खोला था, और क्या किया था? दीवाने खैरात अर्थात दानशाला भी खोला था, और रोजगार दफ्तर, 4 चीजें इन्होंने खोली थी। लगभग इनको पूछे जाते हैं। पहले क्या है? एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, अनुवाद विभाग की स्थापना की। दूसरा है हमारा
खैराती अस्पताल खोला था। और तीसरा है हमारा रोजगार दफ्तर खोला था और एक दानशाला खोली थी। ये 4 चीजें उन्होंने खोली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है इलाही, ऑप्शन बी दिया गया है जलाली, ऑप्शन सी दिया गया है शहंशाह और ऑप्शन डी दिया गया है अशरफी। तो अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी जो स्वर्ण मुद्रा थी वो हमारी शहंशाह थी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ये बड़े लेन देन के लिए व्यापारियों के द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है, शहंशाह सोने का सिक्का होता था। इलाही क्या, ये भी हमारा सोने का सिक्का होता था। इसकी क्या कॉस्ट होती थी? ये लगभग 10 रुपए के बराबर होता था। और अशरफी क्या, ये भी हमारा सोने का सिक्का होता था। ये इसकी कॉस्ट क्या थी? इसकी 9 रुपए के बराबर कॉस्ट होती थी। और जलाली क्या था? ये एक चांदी का सिक्का था जो चौकोर आकार में था। जलाली क्या था? ये भी एक सिक्का था जो हमारा चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, सबसे बड़ा सिक्का यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। उनमें से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है मूक नायक, ऑप्शन बी दिया गया बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी दिया गया बहिष्कृत समाज और ऑप्शन डी दिया गया हमारा इक्वलिटी जनता। क्या दिया गया है? इक्वलिटी जनता। ये 4 ऑप्शन। तो बताइए अम्बेडकर ने कौन सी 3 पत्रिकाएं निकाली थी? देखिए मूक नायक इन्होंने निकाली थी 1920 में। किसके संरक्षण में, किनके सानिध्य में? ये निकाली थी हमारी साहू जी महाराज के सहयोग से। कब? 1920 में। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। बहिष्कृत भारत ये भी इन्होंने निकाली थी, लेकिन बहिष्कृत समाज जो है ये इन्होंने नहीं निकाली थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? ये हमारी बहिष्कृत समाज जो है ये पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए दिया गया 26 जनवरी 1946, ऑप्शन बी दिया गया 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी दिया गया 31 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी दिया गया है 30 जून 1948। तो बताइए ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को, ब्रिटिश सरकार जो हमारे इटली ने घोषणा की थी 47 में कि हम जो है जून 48 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। क्या डेट है इसकी? 30 जून 48। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग, ऑप्शन बी दिया गया है अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा और असहयोग, ऑप्शन सी दिया गया है खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, असहयोग और ऑप्शन डी दिया गया असहयोग, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो बताइए किस आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो देखिए सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण। कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ था? ये फरवरी मार्च 18 में। फरवरी मार्च 18 में। और खेड़ा कब हुआ था? ये मार्च में हुआ था, मार्च लास्ट यानी कि 23 मार्च को हुआ था। असहयोग कब हुआ था? ये हमारा 20 से 22 तक चला था। इसका टाइम क्या था? 20 से 22 था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। इसको याद कर लीजिए, यहां से लगभग प्रश्न आते हैं। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ है? फरवरी मार्च 18 में। और खेड़ा कब हुआ? ये मार्च 20 में। और असहयोग खेड़ा हुआ है मार्च 18 में ही, मार्च लास्ट में 22 मार्च को ये हुआ था। और सहयोग हुआ हमारा 20 से 22 के अंतराल में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए गांधी आश्रम, ऑप्शन बी सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन सी फिनिक्स फॉर्म और ऑप्शन डी दांडी
आश्रम। बताइए गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? साबरमती। तो इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, सत्याग्रह आश्रम था, जहां पर गांधी जी ने 1930 तक आंदोलन को चलाया था। क्या चलाया था? 1930 तक स्वतंत्रता संग्राम की यहीं से लड़ाई लड़ी थी। कहां से? सत्याग्रह आश्रम से, जिसे साबरमती आश्रम कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के स्वतंत्रता के पश्चात कृषि पर्व किसमें संबंधित था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी पूर्व राजा, ऑप्शन सी उद्योगपति और ऑप्शन डी नील उत्पादक कृषि। किससे संबंधित था कृषि पर्व? बताइए। कृषि पर्व जो था वो भारत में 1950 में शुरू हुआ था। ठीक है, किससे संबंधित था? ये राजाओं से था, इनको ये पेंशन दी जाती थी। ऑप्शन क्या है? पूर्व राजा, बी आंसर इसका करेक्ट है। 1950 में ये शुरू हुई थी और इंदिरा गांधी जी ने इसको 1971 में 26वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया था। कौन सा संविधान संशोधन? 26वां संविधान संशोधन 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ये एक तरह की पेंशन थी जो पूर्व राजाओं को दी जाती थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की जो भूमिका है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी। बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है अलगाववादी, ऑप्शन बी दिया गया है चरमपंथी और ऑप्शन सी दिया गया है राष्ट्रवादी और ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो पृष्ठभूमि है हमारी 1906 से 1920 तक रही है राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। इसके बाद इनके विचार बदल गए और इन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत अपनाया था। यहां तक ये प्रबल राष्ट्रवादी और प्रबल क्या रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक निगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। ऑप्शन दिया गया है ए एम के गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने और सी दादा भाई नौरोजी ने और डी दिया गया आर सी दत्त ने। तो बताइए आर्थिक निगमन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हमारा किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट सिद्धांत करेक्ट आंसर है। कौन सा? सी, दादा भाई नौरोजी। क्या किया? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। बताइए। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ऑप्शन डी की टू द हेल्थ। बताइए कौन सी थी एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक? पहली पुस्तक थी हिंद स्वराज। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? 1906 में। कब लिखी गई थी? 1909 में। 1909 में ये लिखी गई थी। कहां से कहां तक लिखी गई थी? ये जो लिखी गई थी गुजराती भाषा में लिखी गई थी और ये लंदन से जब हमारे जहाज के द्वारा दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उस पीरियड में इस किताब को लिखा था। 1909 में लंदन से जब एम के गांधी लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उस टाइम पे जहाज पे इन्होंने लिखी थी इस बुक को। कौन सी बुक थी? हिंद स्वराज, पहली बुक थी उनकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दल्ला है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊंटा, ऑप्शन सी दिया गया है जयतिया और ऑप्शन डी दिया गया है रमा। बताइए दरमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा जो है हमारा वो शिमला दर्रा है। कौन सा? शिमला। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
खातलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, बताइए। ये हम इसका वीडियो बना भी चुके हैं, आप वहां से देख भी सकते हो इसके बारे में। पूरा उत्तराखंड की भूगोल जो है यहाँ पर पढ़ाई गई थी, तो बताइए वहां पर वो आप जाकर देख सकते। खातलिंग हिमनद उद्गम स्थल है, ऑप्शन ए जलकुक्कर नदी का, ऑप्शन बी भिलंगना नदी का, ऑप्शन सी जो है पिलंग गंगा नदी का, और ऑप्शन डी जो है बाल गंगा नदी का। तो किसका है खातलिंग हिमनद उद्गम स्थल जो है हमारा वो भिलंगना नदी का। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है। ऑप्शन दिया गया है ए लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय को, ऑप्शन दिया गया है बी दून घाटियों एवं शिवालिक श्रेणियों को, ऑप्शन दिया गया है सी महान हिमालय एवं हिमालय पार क्षेत्र को, और ऑप्शन दिया गया है डी महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। तो MCT दर्रा जो है वो महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, महान हिमालय एवं ऑप्शन डी महान हिमालय एवं लघु हिमालय को पृथक करता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन बी दिया गया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, ऑप्शन सी दिया गया असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन डी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो बताइए म्यांमार के सारे भारत के राज्यों का उत्तर से सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम। ये है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यही चार राज्य जो है हमारे म्यांमार की सीमा के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया कामेट, ऑप्शन बी दिया गया है बंदरपूछ, ऑप्शन सी दिया गया है दूनगिरी, और ऑप्शन डी दिया गया है नंगा पर्वत। तो बताइए शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं? नंगा पर्वत जो है ये स्थित नहीं है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? ये हमारा नंगा पर्वत जो पर्वत है ये स्थित है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन बी कोसी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ऑप्शन सी दिया गया ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, और ऑप्शन डी दिया गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो किससे है? कौन सा गलत है? ऑप्शन बी जो है हमारा गलत है। क्या है? बंगाल का शोक नहीं है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित नहरों में कौन से राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दिया गया है गंगा नहर, ऑप्शन बी दिया गया है सरहिंद नहर, ऑप्शन सी दिया गया है इंदिरा गांधी नहर, और ऑप्शन डी दिया गया है आगरा नहर। तो बताइए राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? ऑप्शन दिया गया है ए भारत, ऑप्शन दिया गया है बी रूस, ऑप्शन दिया गया है सी सूरीनाम, और ऑप्शन दिया गया है डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए कहां पर स्थित है? सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। संचित भंडार किसके पास है बॉक्साइट का? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया का नाव सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक पाया जाता है हमारा गिनी में, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, गिनी प्रेजेंट नहीं है। टॉप पे रहता है गिनी और दूसरे पे है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये थे आज के प्रश्न, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर
औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है मुंबई, ऑप्शन बी दिया गया है चेन्नई, ऑप्शन सी दिया गया है कोच्चि और ऑप्शन डी दिया गया है विशाखापट्टनम। पूछ रहा कि औसत समुद्र तल मापा जाता है कहां से? चेन्नई से। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया गया है हमारा मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा आंध्र प्रदेश। तो किस राज्यों वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। 2019 की रिपोर्ट में भी था और 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों देश राजधानियों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया ब्राजील, ब्राजीलिया, ऑप्शन बी दिया गया ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, ऑप्शन सी दिया गया अल्जीरिया, अल्जीयर्स और ऑप्शन डी दिया गया मोरक्को, मराकेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन डी जो है हमारा सही नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? डी। मोरक्को की राजधानी क्या है? मारेकस जो होता है, मराकेश जो है ये मोरक्को का चौथा बड़ा शहर है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है रबात है। क्या है? रबात। मोरक्को की राजधानी रबात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है स्वीडन, ऑप्शन बी दिया गया है कनाडा, ऑप्शन सी दिया गया है पोलैंड और ऑप्शन डी दिया गया है फिनलैंड। तो हजार झीलों का देश कहा जाता है किसको? फिनलैंड को। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये बैकियर ही हैं उत्तराखंड के ईसीएस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न इजी रहते हैं तो कुछ बहुत ही टिपिकल भी डालते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए दिया गया जायरे, ऑप्शन बी दिया गया है अमेजन, ऑप्शन सी दिया गया है नील नदी और ऑप्शन डी दिया गया है नाइजर। तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जायरे का ही एक अन्य नाम है, इसे क्या कहते हैं? कांगो नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांगो नदी कहते हैं। किसको? जायरे को। कांगो नदी भी इसको कहते हैं, जायरे नदी को। और इसकी खासियत क्या है कि अमेजन के बाद यह दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, अमेजन के बाद दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये हमारी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। आगरा का जो ताजमहल है पीला पड़ रहा, वो इस अम्ल वर्षा की वजह से ही पीला पड़ रहा है। और अम्ल वर्षा मेनली होती कहाँ है? नॉर्वे में। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका, कनाडा में, इन देशों में कई बार ये वर्षा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन हर्ष का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया गया हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन हर्ष का प्रमुख कारण है। ओजोन दिवस फैक्ट देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन दिवस से संबंधित कौन सी संधि है? तो ओजोन दिवस से संबंधित हमारी संधि जो है उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। कौन सा कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। यह डायरेक्ट प्रश्न आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
कहते हैं। ओजोन परत से ये संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए मेगाथर्म टुड्डा प्रदेश, ऑप्शन बी मेसोथर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी माइक्रोथर्म उष्णकटिबंधीय प्रदेश, और ऑप्शन डी हेकिस्थर्म शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। सूची सेकेंड को जलवायु प्रदेशों से सम्मिलित करना है। तो बताइए, ऑप्शन ए दिया गया है A1 B2 C3 D4, ऑप्शन बी दिया गया है A1 B3 C2 D4, और ऑप्शन सी दिया गया है A3 B4 C2 D1, और ऑप्शन डी दिया गया है A2 B3 C4 D1। तो बताइए निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, A3 मेगाथर्म क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय। A3 B4 मेसोथर्म क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश को कहते हैं। C2 माइक्रोथर्म क्या, भूमध्य रेखीय प्रदेश को कहते हैं। और हेकिस्थर्म क्या, टुड्डा प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया है ब्राजील, ऑप्शन बी दिया है कोलंबिया, ऑप्शन सी दिया है अर्जेंटीना, और ऑप्शन डी दिया गया वेनेजुएला। तो कौन सा पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहते हैं पंपास के मैदान। कौन से मैदान कहते हैं? पंपास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दिया गया पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन डी है नेपाल। तो बताइए भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए दिया गया मिजोरम, ऑप्शन बी दिया गया गोवा, ऑप्शन सी दिया गया हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया गया त्रिपुरा। तो पूछ रहा किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो मिजोरम राज्य, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा किसकी थी? मिजोरम राज्य की थी। कितनी थी? ये लगभग 91.3% थी मिजोरम राज्य की। सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर हमारी मिजोरम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भारत की कितनी है? भारत की 73 चल रही साक्षरता दर। कितनी चल रही है? 73। और उत्तराखंड की कितनी है? 78.82% ये उत्तराखंड की। इसका भी वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया गया है ग्रुप लिंक उसमें चैनल पे ही, तो आप वहां से इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। कब की गई थी? 2000 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी है 11 जुलाई, और ऑप्शन डी है 12 अगस्त। कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए ली, ऑप्शन बी है क्लार्क, ऑप्शन सी है रेवेंस्टीन, और ऑप्शन डी है जेलेंस्की। किसने किया था बताइए? ये किया था जेलेंस्की ने, 5वीं अवस्था दी थी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? जेलेंस्की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5वीं अवस्था के बारे में बताया था। ठीक है, जिसे पलायन के गतिशीलता संक्रमण मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो लिंगानुपात पूछ रहा, तो लिंगानुपात जो सबसे अधिक था वो हमारा केरल राज्य में था। किसमें था? केरल में सबसे अधिक था। और सबसे कम कहां पर था? हरियाणा में। कहां पे था? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था, सबसे अधिक केरल में। और देश पे कितना लिंगानुपात है? 943 है। कितना है? 943 भारत का लिंगानुपात था। किसमें? 2011 की जनगणना में। और उत्तराखंड का कितना लिंगानुपात है? तो उत्तराखंड का जो है 963 लिंगानुपात है। कितना है? 963 है उत्तराखंड का लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक संघ, ऑप्शन बी दिया गया एक परिसंघ, ऑप्शन सी दिया गया राज्यों का एक समूह और ऑप्शन डी दिया गया एक संघ। तो बताइए, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, क्या कहता है? राज्यों का संघ, समूह। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया भारत अथवा इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा या राज्यों का समूह होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है अनुच्छेद 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है भाग 2, ऑप्शन बी दिया गया है भाग 3, ऑप्शन सी दिया गया है भाग 4 और ऑप्शन डी दिया गया है भाग 5। तो पूछ रहा है कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 जो है हमारा नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो हमारे नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 80 के तहत ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भारत के संविधान में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। बताइए, ऑप्शन ए दिया गया है राज्यों को, ऑप्शन बी दिया गया है केंद्र को, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों को और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं केंद्र को। किसमें दी गई हैं? केंद्र को। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसको दी गई है? केंद्र को। क्या आंसर? आंसर बी है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो हैं केंद्र के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1972 में और ऑप्शन डी 1968 में। पूछ रहा भारत का पहला लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। तो जो प्रस्तुत किया गया था वो 1968 में था। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन लोकायुक्त का जो गठन हुआ था वो 1971 में। कहां पर हुआ था? सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या है? महाराष्ट्र में किया था 1971 में। आंसर क्या? लोकपाल संसद में कह रहा, संसद 1968 में। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।